मुक्ति पथ के इस प्लेटफॉर्म को मैं अपना धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए आमंत्रित किया, और उनकी टीम को भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरा टेक्निकली मार्गदर्शन किया। और इस प्लेटफॉर्म की जो विशेषता मुझे समझ में आ रही है वो ये कि हम जैसे नौसिखियों को पहले जगह देना है। ये मुझे इस प्लेटफॉर्म के विषय में अच्छा लगा कि हम जैसे लोगों को जो अभी अभी सीख रहे हैं लिखना पढ़ना बोलना, उनको एक पहले जगह देने के रूप में इस प्लेटफॉर्म का मैं एक तरह से शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद देती हूँ। कार्यक्रम के लिए जो विषय दिया गया है वो है हमारा समाज और हमारी कविता, और मुझे लगता है कि यह विषय मेरी क्षमता के अनुसार बहुत बड़ा विषय है, और समाज और हमारी कविता दोनों हमारे लिए एक बहुत बड़ा विषय है। इसलिए इस पूरे विषय पर बोल पाना एक नामुमकिन सा है, असंभव सी बात है। ना तो मेरी इतनी पढ़त है कि मैं पूरी कविता पर बोल सकूं, हिंदी की पूरी कविता पर, और समाज भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो मैंने अपने लिए इस विषय को जो समझा, जो अपने लिए तय किया, इसकी रूपरेखा, मैंने अपने लिए इस विषय को हिंदी की स्त्री कविता के रूप में देखा है। मैंने सोचा कि हमारी कविता एक बहुत बड़ा विषय है, क्यों ना इसको हम हिंदी की स्त्री कविता के रूप में अपनी बात मैं यहाँ रखूं। और हिंदी की स्त्री कविता भी इतनी आज के समय में, जब मैं आज 2020 में बैठ के ये लाइव कर रही हूँ, तो हिंदी की स्त्री कविता भी कोई इतनी छोटी विषय वस्तु नहीं है। उसकी भी भूमिका इतनी छोटी नहीं है कि उसकी जितनी भी विशेषताएं हैं, उसकी जितनी प्रवृत्तियां हैं, जो भी उसकी पूरी परंपरा है, उस पूरी परंपरा पर हम अपनी बात रख पाए। तो कुछ ही मुद्दों पर, उसके कुछ ही विषयों पर, कुछ ही विशेषताओं पर जो मेरी समझदारी बनी है, जितनी बनी है, उसी के अनुसार मैं अपनी बात रखना चाहूंगी। एक बार कोई साथी फिर से कमेंट बॉक्स में लिख दें कि मेरी आवाज प्रॉपर आपको मिल रही है। विपिन जी, अगर आप हैं तो एक बार आप एक कमेंट कर सकती हैं कि मेरी आवाज मिल रही है प्रॉपर। क्या मैं ही नहीं देख पा रही हूँ? ओके 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 ओके, ओहो, इतना लंबा कमेंट है, मैं देख नहीं पा रही थी। शुक्रिया। सभी साथियों का धन्यवाद जो यहाँ पर हैं, जो सुनने के लिए आए हैं, कि आप मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे सुनना चाह रहे हैं। तो मैंने अपने लिए इस विषय को हिंदी की स्त्री कविता तक सीमित रखा है। अगर मैं एक पाठक के रूप में पहले बात करूं तो स्त्री कविता तक मेरी जो पहुंच है वो बहुत देर से बनी, और इसके लिए मुझे अफसोस है, अपने ऊपर भी अफसोस है, और जिन इंस्टीट्यूशन से निकल के मैं आई हूँ मुझे थोड़ा उस पर भी एक तरह से शंका होती है कि हमें क्यों नहीं, जिस तरह से कविता हिंदी कविता के अन्य रूपों से हमें परिचित कराया जाता है, परिचय हमारा कराया जाता है, स्त्री कविता से वैसा हमारा परिचय क्यों नहीं कराया जाता। मैंने कविता महादेवी और सुभद्रा कुमारी चौहान के बाद हिंदी कविता जो मैंने अपने लिए सीखा, जो पढ़ा मैंने, वो पीएचडी में आके पढ़ा, और सीधे समकालीन कविता, जिसमें कि सविता सिंह, अनामिका और इनकी पीढ़ी है। तो बीच की जो स्त्री कविता है वो मुझसे एकदम से छूटी रही, बहुत लंबे समय तक छूटी रही, वो हमारी ट्रेनिंग के किसी भी हिस्से में नहीं आया। बहुत बाद में जाकर के हमने आ कविता और तार सप्तक की जो कुछ कविताएं गिनी चुनी हैं, मैंने उनको पढ़ा समझने के लिए। तो ये तो क्यों होता है ऐसा, किस कारण से होता है, इस पे हमें भी सोचना चाहिए। और तो
महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान के बाद जो कि एक स्त्री द्वारा लिखी गई कविता है, लेकिन हम उसे स्त्री कविता नहीं मानते। स्त्री कविता मतलब कि स्त्री विमर्श की कविता नहीं मानते। विमर्श एक राजनीतिक शब्दावली है, एक आंदोलन से पैदा शब्दावली है, तो इसलिए उसका खास एक समय सीमा है। तो उस संदर्भ में हम इसको देखेंगे। प्रगतिवादी आंदोलन की, प्रगतिवादी साहित्य से हमारी चेतना का निर्माण हुआ। हमारी पूरी कविता चेतना का जो निर्माण हुआ वो प्रगतिवादी कविता से हुआ। लेकिन उस काल में भी हमें कोई स्त्री कवि, स्त्री लेखिका से हमारा परिचय नहीं कराया जाता। तो ये कुछ हमारे पठन पाठन की जो मुश्किलें हैं, जो कठिनाइयां हैं, या जो भी कह लें उसको, जिस रूप में भी हम समझना चाहें, वो नजर आती हैं। आने वाले समयों में शायद इस पर लोग काम करेंगे या कर रहे होंगे, हमें इस बात पर पूरा भरोसा है। तो बात शुरू करती हूँ विषय पर। तो स्त्रीवादी कविता जो हमें मिली स्त्री विमर्श के रूप में, इस पर एक आम सहमति बन चुकी है कि ये 90 के दशक की कविता है। तो इस आम सहमति पे मेरी अपनी कोई इससे अलग मत नहीं है। मैं भी मानती हूँ कि स्त्रीवादी कविता अपने घोषित रूप में और अपने विकसित रूप में 90 के बाद ही आती है। उसका वैश्विक कारण रहा है। उन कारणों की पड़ताल बहुत सारे मंचों से हुई है, बहुत बार हुई है। इसलिए उसके दोहराव में ना जा करके हम मानकर चलते हैं कि उसका प्रभाव हिंदी साहित्य पर बहुत गहरा है, और स्त्री साहित्य पर तो और भी गहरा है। जो भी सामाजिक मूवमेंट हुए, जो क्रांतियां हुई, उनके दौरान जो मांगे पैदा हुई समय समय पर, चाहे वो सुधारवादी रही हो, चाहे वो अधिकारवादी रही हो, चाहे वो परिवर्तनवादी रही हो, उन सभी मांगों से ही हमारी चेतना का, जो स्त्रीवादी चेतना का निर्माण हुआ है, उन सामाजिक क्रांतियों, स्त्रीवादी आंदोलनों से ही हमारी चेतना निर्मित हुई है। पूरी जो 90 के बाद की स्त्री कविता है वो दरअसल उसी से प्रभावित है, और आज हमारी पीढ़ी तक की कविता का जो पूरी जो धारा निर्मित हुई है, पूरी चेतना निर्मित हुई है, वो उसी के प्रभाव से निर्मित हुई है। तो ये कुछ कॉमन बातें हैं, जो सामान्य बातें हैं, जो कविता के संदर्भ में हमें समझनी चाहिए। इसके पहले जो कविता लिखी जा रही थी, चाहे वो महादेवी जी की कविता हो, चाहे सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता हो, या उसके बाद की कविता हो, स्त्री वहां भी उपस्थित है, स्त्री की आवाज है। ऐसा नहीं कि स्त्री वहां पर नहीं है, लेकिन वो स्त्री कोई स्त्री मुक्ति की कामी स्त्री नहीं दिखाई देती बहुत बड़े अर्थों में। और वहां पे हमें कोई स्त्री मुक्ति की कोई सामूहिकता नहीं दिखाई देती। कविता के दौरान की स्त्रियों को पढ़ते हुए उनकी आवाज हमें बहुत ज्यादा आक्रामक तो लगती है, लेकिन वहां भी कोई ऐसी चेतना जो स्त्री मुक्ति के लिए हमारे हमारे हथियार के रूप में हमारे हाथ में आए, वह हमें आवाज कम आ रही है, शायद अब आवाज प्रॉपर आए। मैं कह रही थी कि जो तार सप्तक की कवित्रियां हैं, दूसरे, तीसरे और चौथे तार सप्तक की, और जो कविता की कवित्रियां हैं, उनमें एक स्त्री तो दिखाई देती है, जो एक इंडिविजुअल स्त्री है। वहां स्त्री की कोई स्त्री सामूहिकता का कोई स्वर हमें उस रूप में नहीं प्राप्त होता जो कि 90 के दशक की कविता में या उसके बाद की कविता में हमें देखने को मिलता है। तो अगर मैं अपनी बात को इस रूप में कहूं कि 90 के बाद की जो कविता है, वो पितृसत्ता से लड़ते हुए, या जो अन्य सत्ताएं, छोटी बड़ी सत्ताएं हैं, उनसे लड़ने के क्रम में निर्मित हुई कविता है। तो मुझे लगता है कि मैं इस बात के साथ, अपनी इस बात के साथ पूरी तरह से खड़ी रहूंगी।
तो 90 के बाद स्त्री कविता सिर्फ एक स्त्री कविता नहीं रह जाती, उसका और भी अर्थों में विभाजन होता है और आइडेंटिटी के साथ विभाजन होता है। वो है दलित कविता और आदिवासी कविता। क्या मेरी आवाज अभी भी कम आ रही है? ठीक है, कुछ साथी कह रहे हैं कि सही है, कुछ कम कह रहे हैं कम है। तो 90 के बाद स्त्री कविता हमें दिखाई देती है, वह सिर्फ एक होल आइडेंटिटी नहीं है। वहाँ स्त्री अन्य पहचानों में विभक्त है, जैसा कि मैंने कहा कि वो आदिवासी स्त्री है और दलित स्त्री है। ये 3 विभाजन तो हमें देखने को मिलता ही है। तो जब दलित और आदिवासी स्त्री का विभाजन होता है, जब ये आइडेंटिटीज कविता के क्षेत्र में आती हैं, तो शोषण की जो परतें होती हैं, जो मुख्य धारा की स्त्री विमर्श से छूट गई होती हैं, वो शायद और खुल के हमारे सामने आती हैं और हम उन शोषण के उन रूपों पर ध्यान देते हैं और उसके विषय में सोचते हैं कि हाँ, स्त्री कविता ओके। तो स्त्री कविता जो प्रत्यय है, अगर इसको मैं कहूं कि दबे और खुले स्वर में जिन स्त्रियों ने इस कविता को पहचान दिलवाई, मैं कोई नाम ऐसा नाम लेने के लिए नहीं नाम ले रही हूं, लेकिन बिना नाम लिए कोई बात एक स्थापित पीढ़ी है, इसलिए नाम लेना हमारी जिम्मेदारी भी है, वो हमारी परंपरा भी है। तो खुले और कुछ ने इनकार किया, वो अपनी कविताओं को, अपनी लेखनी को स्त्री के रूप में नहीं मानती हैं। कुछ लेखिकाएं हमारे बीच में हैं, लेकिन मैं मान के चलती हूँ कि उनका लेखन एक स्त्रीवादी लेखन है, क्योंकि उनके लेखन में वो बातें हैं जो स्त्री मुक्ति की ओर हमें ले जाती हैं। इसलिए मैं इसको खुले और दबे स्वर में कह रही हूँ, जिसमें कि गगन गिल, तेजी ग्रोवर, अजंता देव, अनामिका, सविता सिंह, शुभा कात्यायनी, मृदुला गर्ग, सुशीला टागभौरे, अनीता भारती, निर्मला पुतुल, ये एक स्थापित नाम है 90 के दशक की जो स्त्री कविताएं हैं। तो और ये ऐसा नहीं कि हमारे समय में ये आवाजें सक्रिय नहीं है, इसलिए जब हमारा समाज और हमारा समय इस तरह का विषय दिया गया, तो मैंने कहा बहुत बड़ा है, क्योंकि अलग अलग पीढ़ियां अभी इसमें सक्रिय हैं। स्त्री कविता की तो कम से कम 3 पीढ़ियां तो है ही हैं। अगर आ कविता के दौरान की कवित्री मणिका मोहनी को भी ले लें, जो कि सोशल मीडिया पर भी सक्रिय है, तो उसको हम कह सकते हैं कि 4 पीढ़ियां सक्रिय हैं। तो लेकिन इसके बाद मैंने जो इस पीढ़ी की कविता को अपने लिए पाया है, मुझे लगता है इस पीढ़ी की कविता जो 90 के दशक की है, जिसमें अनामिका और सविता सिंह, शुभा कात्यायनी, गगन गिल वगैरह हैं, इसका भूगोल उतना विस्तृत नहीं हो पाया हमारे सामने। इसका कारण उस समय की अपनी सामाजिक गतिकी में रहा होगा, शिक्षा में स्त्रियों के आगमन से रहा होगा, अन्य कारण भी रहे होंगे। उसके बाद की जो कविता आती है, तो वो कविता तो बहुत विस्तार लेती है आगे चल करके, लेकिन इस कविता को हम इस रूप में देख सकते हैं कि यह एक ऐसी नदी की धारा की तरह है, या उसके मुहाने की तरह है, जो जहां से नदी निकलती है। तो मैं इसको इसी रूप में देखती हूँ कि जब मैं कह रही हूँ कि इसका भूगोल सीमित है, इसमें अन्य पहचानों के लोगों की संख्या सीमित है, निर्मला पुतुल एक नाम मिलती हैं, अनीता भारती एक नाम मिलती हैं, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि इनकी संख्या कम है। कम इसलिए है कि वह कविता स्त्री कविता के रूप में अभी पहचानी जा रही है। उतने बड़े उतनी बड़ी संख्या में स्त्रियां अभी नहीं आई थी कविता के क्षेत्र में, इसलिए वहां संख्या कम दिखाई देती है। वो कोई समझ का मसला नहीं है, वो कोई अन्य मसला नहीं है। तो लेकिन उसके बाद जो पीढ़ी आती है, जिसमें नीलेश
रघुवंशी, नीलेश रघुवंशी, लीना मल्होत्रा, सविता भार्गव, रेखा चमोली। एक लंबी लिस्ट मैंने बना के रखी है क्योंकि बहुत सारे लोगों का आरोप और प्रत्यारोप रहता है कि कुछ नाम जानबूझकर लिए जाते हैं, बार-बार कुछ नाम छोड़ दिए जाते हैं। तो मेरा अपना ऐसा कोई पूर्वाग्रह नहीं है कि मैं किसी नाम को लूँ और किसी को छोड़ दूँ। ज़हन का मसला हो सकता है कि ध्यान में मेरे ना हो, वो नाम मुझसे छूट जाए। तो अ, पहली पीढ़ी के बाद की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है मेरे पास जिसका नाम मैं यहाँ ले सकती हूँ और लेना भी चाहूंगी। नीलेश रघुवंशी, लीना मल्होत्रा, सविता भार्गव, रेखा चमोली, रुचि भल्ला, श्रुति कुशवाहा, वासदा खान, कविता कृष्ण पल्लवी, आभा बोधिसत्व, विपिन चौधरी, अपर्णा अनेक वर्णा, सुजाता, सुशीला पुरी, सोनी पांडे, संध्या नवोदिता, पंखुरी सिन्हा, मृदुला शुक्ल, अंजू शर्मा, रश्मि भारद्वाज, शैलजा पाठक, अनुराधा सिंह, ज्योति शोभा, ज्योति चावला, प्रज्ञा सिंह, लवली गोस्वामी, बाबू शाह कोहली, मोनिका कुमार, पूनम अरोड़ा, पूनम तुषामड़, दामिनी यादव, रजनी अनुरागी, अर्चना भैसारे, जसिंता करकेट्टा, पूनम बासम। ये नाम है जिनको मैंने कल से आज तक अपने नोट के लिए लिखा था। और ये वो नाम है कि या तो ये एक वय के आसपास है, या तो इनका कवि रूप में जन्म इनका एक दशक के भीतर होता है, या इनके पास अपनी एक किताब है, अपनी दो किताब है। तो ये वो पीढ़ी है जो एक तरह से धीरे धीरे स्थापित हो रही है, धीरे धीरे स्थापित होगी। तो जो 90 के दशक के बाद कविता सविता अनामिका गगन गिल के रूप में आगे निकली थी, वो यहाँ तक आते आते जैसे वो जो नदी की धारा फूटी थी, वो किसी मैदान में पहुंच गई हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि इतना नाम लेने के बाद भी बहुत सारे नाम छूट गए होंगे मुझसे। और और यह एक आश्वस्तिदायक बात है कि नाम कम नहीं है। उसके बाद हिंदी की स्त्री कविता में जो पीढ़ी आती है वो हमारी पीढ़ी है। मतलब कि जो 2010 के बाद या जो 2010 से लिखना पढ़ना शुरू करती है, जो अपनी समझ बनाना शुरू करती है, जो धीरे धीरे अपने को कवि रूप में, कवित्री के रूप में पहचानती है, उसमें भी कई सारे नाम हैं। वो सारे नाम अभी स्थापित नहीं है क्योंकि उनकी कोई किताब नहीं है। उनकी कुछ कविताएं पत्रिकाओं में, ब्लॉग्स पर, समाचार पत्रों में अभी इधर उधर बिखरी हुई हैं, टहल रही हैं। तो ये कोई बहुत फाइंड आउट नाम नहीं है कि जिनकी किताबें हैं और हमने मंगवा के पढ़ लिया है और उनके विषय में कोई अपनी बहुत मजबूत राय बना ली है। लेकिन जो नाम मैंने अपने अगल बगल पत्र पत्रिकाओं में पढ़ते हुए देखा है, उस नाम को लेना चाहूंगी। नाम ना लेना कोई अच्छी प्रवृत्ति नहीं है, मैं समझती हूँ, क्योंकि लोग नाम ले रहे हैं, आप नाम लेंगे तो उसके जो भी खतरे होंगे, उसकी जो भी उस पे आरोप प्रत्यारोप होंगे वो आप पर आएंगे, आने चाहिए। इसमें कोई बहुत उलझन की बात नहीं है। तो मैं अगर अपने बारे में बात करूं तो मैंने खुद अपना लेखन अपने कोई कवि के रूप में, अपने कोई कवित्री के रूप में मैंने 2013 के आसपास से जाना। और उसी समय की कविताएं, उसी समय से मैंने अपनी कविताएं संग्रहित करना शुरू की। उसके पहले 2007-8 से मैंने जो भी कुछ लिखा था, आज वो मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो 2013 के आसपास से कविताएं मैंने अपनी संग्रहित की। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो हमारी पीढ़ी है वो 2010 के बाद आती है और कविता में अपनी समझ, अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही है। जिसमें कुछ नाम जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं अपने लिए, यहाँ पढ़ने के लिए, उसमें शुभम श्री हैं, उनको सभी जानते हैं। उनको अर्चना लार्क हैं, नेहा नरूका हैं, रूपम मिश्र हैं, जो भी हाल फिलहाल में जिनसे मेरी दोस्ती हुई है, जिनको मैंने अभी हाल फिलहाल में जाना है। अंकिता रासुरी हैं, उपासना झा हैं, नताशा हैं, वर्षा गोरचिया हैं, प्रगति करगेती हैं। शायद प्रगति का एक संग्रह भी आ गया है। सुनीता कुमारी हैं, नीरा जल छत्री हैं, ज्योति कुमारी हैं, रानी कुमारी हैं, प्रियंका सोनकर हैं, नितिशा खोलको हैं। तो ये मतलब आप उसमें दलित कवित्री भी शामिल है, उसमें आदिवासी कवित्री भी शामिल है, इसलिए मैं उसको अलग नहीं कर रही हूँ, मैं उसको एक पीढ़ी के रूप में यहाँ आपके सामने रख रही हूँ। तो ये तीन पीढ़ियां, हम प्रमुखता से 3 पीढ़ियां हमारे सामने हैं।
अब इनका विभाजन हम करेंगे तो मैं खुद ही बात रखने में उलझ जाऊंगी, इसलिए विभाजन ना करके इनको हम 3 पीढ़ी के रूप में देख रहे हैं। तो पहली पीढ़ी गगनगिल, अनामिका, शुभा, सविता, ये स्थापित पीढ़ी है। मैंने पहले भी कहा कि इनका भूगोल उतना विस्तृत नहीं है, सीमित है। उसका कारण उस समय की गतिकी, परिस्थितिकी और उसके सामाजिक स्थितियों में है। जो उसके बाद की पीढ़ी है जिसमें नीलेश रघुवंशी, लीना मल्होत्रा है, जिसमें सविता भार्गव है, विपिन चौधरी है, शैलजा वगैरह है, अनुराधा सिंह वगैरह है। वो पीढ़ी, अब चाहे वो उसका शिक्षा का असर है, चाहे वो टेक्नोलॉजी का असर है, चाहे स्त्री सहभागिता का असर है, वो सब बड़े पैमाने पर हमारे सामने दिखाई देती हैं। और यह कविता एक बड़े भूगोल, बड़े विचार, बड़े वर्ग, संवर्ग, सब, यह कविता अगर देखेंगे, स्त्री कविता दरअसल सही मायने में यहीं आकर एक विस्तार लेती है, एक बड़ा रूप लेती है। तो आपको कई तरह की कविताएं देखने को मिल जाएंगी। जो कविता आपने ऊपर देखा कि एक धारा के रूप में है, वो यहाँ आपको एक चौड़ी नदी के रूप में मिलेगी। तो विचार के स्तर पर भी भिन्नता आपको मिलेगी, भाषा के स्तर पर भी इस पीढ़ी में भिन्नता मिलेगी। कुछ आपको मिलेंगी कि जो प्रेम कविताएं लिख रही हैं, कुछ आपको मिलेंगी कि बहुत लाउड राजनीतिक कविताएं लिख रही हैं, कुछ आपको मिलेंगी कि स्त्री पहचान को केंद्रित करके कविताएं लिख रही हैं, कुछ आपको मिलेंगी जो गांव की ओर उन्मुख होकर कविताएं लिख रही हैं, कुछ आपको मिलेंगी जो शहर में रह के शहर का जो मध्यवर्गीय जीवन है उस तरह की कविताएं लिख रही हैं। तो इस पीढ़ी में कविता की अपार संभावना है और वैरायटी भी बहुत अधिक है इस पीढ़ी के पास। और यही पीढ़ी है तो यहाँ तक स्त्री कविता पहुंचते पहुंचते आप कहें तो पूरे भारत के भूगोल को एक तरह से ढक लेती है या छान लेती है, या कहें कि हर तरफ से आपको यहाँ आवाजें मिलना शुरू दिखाई देती हैं कि इस पीढ़ी में हर तरफ से भारत के कोने कोने से स्त्री आ रही है। पहली पीढ़ी में आपने देखा कि वहां पे गांव की आवाजें गायब हैं, लेकिन इस पीढ़ी में आपने देखा कि गांव की आवाजें हमें दिखाई दे रही हैं। हमें राजनीति की लाउड कविताएं सुधा उपाध्याय की कविताओं में मिलती हैं, लाउड आवाज मिलती है वहां पर। तो इस पीढ़ी की कुछ इसी तरह की विशेषताएं हैं। अगर जो आरोप लगता है स्त्री कविता पर, मैं उस पर अगर थोड़ी अपनी बात रखूं, जो मेरी समझ बनी है, जो आरोप लगता है वह यह है कि भाषा बहुत सपाट है, भाषा में परतदारी नहीं है, गूढ़ता नहीं है, या विषय का जो उत्पादन है वो एक ही तरह के विषय का उत्पादन है, पुनरुत्पादन है या पृष्ठपेषण है। इस तरह की बातें स्त्री कविता के विषय में कही जाती हैं या हमें सुनने को मिलती हैं। या ये लोग कहते हुए दिखाई देते हैं कि स्त्री कविता तो सिर्फ प्रेम की कविता है या सिर्फ परिवार की कविता है, इस कविता में कविता परंपरा का भाव है, इस कविता के पास शिल्प का ज्ञान नहीं है। ये कुछ आरोप है इस स्त्री कविता पर। और खासकर ये जो मिडिल पीढ़ी है और हमारी पीढ़ी है, क्योंकि जो पहले की पीढ़ी है वो एक स्थापित पीढ़ी है, उसके विषय में बात करने से लोग डरते हैं या अब उस तरह से बात नहीं कर सकते जैसे पहले करते रहे होंगे, क्योंकि अपनी उन सबकी किताबें हैं और एक स्थापित नाम है, आलोचना में और कविता में उनकी अपनी जगह है। तो जो दूसरी पीढ़ी है और जो हमारी पीढ़ी है उसके विषय में लोगों की ये आम धारणा है, लेकिन मैं इस तरह के किसी आरोप से अपने को सहमत नहीं पाती और मैं इसको मैं खारिज करती हूँ एक तरह से, आप समझें। क्योंकि अगर आपको स्त्री कविता को समझना है, उसके जो भी आपको कमियां लग रही हैं उस पूरी कमियों को आपको दूर करना है तो आपको एक एक स्त्री कवि को पढ़ना होगा। आप ऐसा चाहें कि अगर आप सिर्फ एक स्त्री कविता को पढ़ें, कवि को पढ़ें और आप
जितने तरह की आपकी कविता आकांक्षी हैं आप, जितने तरह की चाहते हैं आप कविता, स्त्री कविता लिखे, वो एक कवित्री में मिल जाए तो ये संभव नहीं है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि आपको प्रेम कविताएं देखनी है, आपको अपने प्रेमी प्रेमिका के लिए पोस्ट कार्ड कविताएं चाहिए, तो आप बाबूशाह कोहली और लवली गोस्वामी को पढ़ सकते हैं। मैं अगर कहूं कि आपको गांव की तरफ होकर के देखना है, आपको देखना है कि वहां क्या चल रहा है, वहां की स्त्री कैसे है, वहां की स्त्री का शोषण और दमन कैसे है, वो क्या सोच रही है, तो कुछ आवाजें उभर के आ रही हैं जो आपको उस दिशा में ले जाएंगी। सोनी पांडे हैं, रूपम मिश्र हैं, मेरी कविताओं में भी हद तक अभी तक जो मैंने लिखा है उसमें गांव प्रमुखता से आप देख सकते हैं। या और तरह की कविताएं, भाषा पर जो आरोप लगता है कि भाषा बहुत सपाट है, मैं तो ज्योति शोभा की कविताएं पढ़ते हुए आश्चर्यचकित थी। मेरी तो जैसे लगा कि एक तरह से मेरे तंत्रिका तंत्र में एक तनाव पैदा हो गया। मुझे लगा कि इस भाषा को तो मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ, खोल ही नहीं पा रही हूँ। और फिर एक तरफ आपको सलजा पाठक की भाषा दिखाई देगी, जो कि कितने कठिन से कठिन विषय को बहुत आसान भाषा में आपके सामने रख देगी, आसान बिंबों में आपके सामने रख देगी, और आप सोचते रह जाएंगे क्या ये भी कविता का विषय हो सकता है, क्या ये भी कविता में बात लिखी जा सकती है। तो स्त्री भाषा के संदर्भ में जो आरोप है, मुझे नहीं लगता कि वो आरोप सही है। वो आरोप इसलिए लगते हैं कि हम स्त्री कविता को एक दोयम दर्जे की कविता मानकर फिलिंग द ब्लैंक की तरह पढ़ते हैं, इसलिए वो सारे आरोप हमें दिखाई देते हैं। आपको अगर प्रकृति संबंधी कविताएं जाननी है, प्रकृति की उन्मुक्तता को आपको देखना है, प्रेम को देखना है, तो आप सविता सिंह को पढ़िए। आपको राजनीतिक कविताएं पढ़नी है, लाउड कविताएं पढ़नी है, तो आप कात्यायनी और कविता कृष्ण पल्लवी को साथ साथ पढ़िए। तो आरोप किसी तरह के आरोपों, मुझे लगता है स्त्री कविता के संदर्भ में जो आरोप लगाए जाते हैं वो मुझे सही नहीं लगते। आपको सीधे सीधे चोट खानी है अगर, तो आप शुभा की कविताओं से गुजर जाइए एक बार। उनकी कविता अभी मैं पिछले दिनों मैंने उस कविता का पाठ भी किया था, मैंने उस कविता को पढ़ा था अपने लिए, दिलरुबा के सुर। आपको बताएगा कि वो कविता आपको ले जाएगी कि स्त्री संवेदना का विस्तार कहां तक है। वो कविता आपको कश्मीर तक ले जाएगी। उनकी कविता है पुरुष लिंग, वो पूरे लिंग विभाजन की सभ्यता समीक्षा मुझे लगती है। या लीला मल्होत्रा है, जो शहरी मध्य वर्ग की स्त्री के दुख को अपनी कविता में बहुत बारीकी से लिखती हैं, बहुत बारीकी से, बहुत सरलता से पकड़ लेती हैं। जसंता कट्टा ही लिख सकती हैं जंगल की जड़ का दर्द। तो एक रास्ता का आरोप लगाना मुझे लगता है सही नहीं है इस पीढ़ी के लिए और स्त्री कविता के लिए भी। मैं सविता प्रेम पर जो आरोप लगाया जाता है स्त्री कविता को कि प्रेम का उत्पादन, पुनरुत्पादन अधिक है, कुछ लोग फूल पत्ती और इस तरह के तमाम अनर्गल आरोप लगाते हैं। आप देखें कि स्त्री का जो अधिक समय है वो कहाँ बीतता है, उसके शोषण के दायरे क्या हैं, वो प्रेम है, वो परिवार है। जो शोषण के उसके बड़े गढ़ है वो प्रेम और परिवार ही है, क्योंकि स्त्री अभी बहुत संख्या में आपको बाहर नहीं दिखाई देगी। चंद स्त्रियां हैं जो आपको कामकाज करती हुई दिखाई देंगी और उनकी कविताओं में उस तरह की आवाजें आ रही हैं। लेकिन इस पीढ़ी की कविता ने प्रेम को वैसे नहीं लिया है कि प्रेम कविता के नाम पर वो कुछ भी लिखेंगी। उनका प्रेम कुछ किसी भी हद तक गिरने को तैयार है। वहां एक विश्लेषित प्रेम मिलेगा आपको। प्रेम के भीतर की जो विडंबना है वह भी आपको कविता में देखने को मिलेगी। बहुत सारी कविताएं हैं, मैं एक कविता का नाम नहीं लेना चाहती। मैंने सविता सिंह की 3 लाइनें यहाँ प्रेम को दिखाने के लिए लिखी है। छोटी सी कविता है, उसकी अंतिम 2 लाइनें हैं। कितनी अजीब बात है, जिसके सामने झुकी रहती है सबसे ज्यादा गर्दन, वही उतार लेते हैं सिर। और यह बेटियों के प्रेम के बारे में है।
तो ये सेंसिबिलिटी, ये चेतना स्त्री कविता में है कि वो प्रेम को विश्लेषित कर पाए। मुझे लगता है कि अ, मतलब मैं अगर कहना चाहूँ, इसे सूत्रबद्ध करना चाहूँ, इसे सूक्त के रूप में करना चाहूँ, तो हिंदी की पूरी स्त्री कविता जो है, अपने हक और न्याय की तलाश है। अब उसमें किसी का जो पारंपरिक कविता बोध है, कविता आस्वादन का जो तरीका है, वो पुष्ट होता है कि नहीं होता, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि आज की स्त्री की कविता को पढ़ने के लिए आपको अपने आस्वादन के तरीकों में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर लाना पड़ेगा, तभी आप इस स्त्री की कविता को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और सराह सकते हैं। तो और अगर आप चाहते हैं कि कोई कविता के माध्यम से कोई बड़ा सांस्कृतिक बदलाव हो, तो बिना आपको स्त्री कविता शामिल किए आप कोई बड़ा सांस्कृतिक बदलाव करने की कंडीशन में नहीं है। तो इन स्त्री कवित्रियों को आपको कविता की मुख्य धारा में लाना ही पड़ेगा, और अपने जो आस्वाद के पुराने तरीके हैं उनमें भी कुछ तोड़ फोड़ करनी पड़ेगी, उसमें कुछ बदलाव करना पड़ेगा। मुझे एक बात और कहनी है यहाँ से। वो बात ये है कि आजकल एक तरह की मांग उठ रही है कि स्त्री कविता जो प्रत्यय है, जो एक वैचारिक प्रत्यय है, इस प्रत्यय को खारिज कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे पुरुष कवि मित्र भी स्त्रियों के विषय में लिख रहे हैं। हम जानते हैं कि बहुत सारे लोगों ने लिखा है, देव प्रसाद मिश्र से लेकर तमाम लोगों की कविताएं हैं, अच्छी कविताएं हैं, उस पर कोई सवाल नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि समाज, जीवन और कविता, कवि, इन सब के बीच में अभी एक बड़ा गैप है, बहुत बड़ी खाई है। जब तक इस खाई को नहीं भरा जाएगा, जब तक ये खाई नहीं भरती है, तब तक स्त्री कविता के प्रत्यय को डिलीट करने, इरेज करने, उसे साहित्य के इस तरह के विभाजन से हटा देने की जो मांग है वो मुझे बेमानी लगती है, और मैं खासकर अपने को इस तरह की किसी मांग के साथ अपने को पाती नहीं हूँ। ये कुछ बातें थी जो मुझे पढ़ते समय समझ में आ रहा था कि स्त्री कविता के विषय में कहना चाहिए। भाषा के विषय में एक बात मुझसे लग रहा है, आपको भाषा का गप पढ़ना है, आपको उसका लालित्य पढ़ना है, तो आप अनामिका को पढ़ सकते हैं। लेकिन आप चाहें कि अनामिका आपको राजनीतिक चेतना भी, मुखर राजनीतिक चेतना दे दें, आपको भाषा का गप भी दे दें, लालित्य भी दे दें, सब कुछ दे दें, आप सारी एक चीज अनामिका की कविता से पा जाएं, और ना मिले तो खारिज कर दें, या किसी की कविता से, वो नाम भर है। तो ये मांग करना और ये आरोप लगाना, ये कोई पूर्वाग्रह बनाना, ये सब मुझे लगता है कि सही नहीं है, और आज तो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये जो माध्यम है, जिस माध्यम से मैं बात कर रही हूँ, इसकी तमाम खामियां हैं, लेकिन इसने हमारी पीढ़ी को बहुत कुछ दिया है। मैं अभी मेरी एक मंजुला बिष्ट से हाल फिलहाल में दोस्ती हुई, बस मैं उनकी एक कविता से उन्हें जानती हूँ। ये जानती हूँ कि ये कविता जो हमारे सामने रखी है मैंने आपको सुनाने के लिए, ये कविता उनकी है। इसके अतिरिक्त मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानती। तो जो संवेदना के विस्तार और जो वैश्विक चेतना और समय के तनाव को ना ठीक से कस पाने की बात है, आप मैं इस कविता को पढ़ना चाहूंगी। आप सुने और समझें और देखें कि कैसे स्त्री कविता अपना विस्तार ले रही है। शीर्षक है सिर्फ व सिर्फ अपने बारे में। पागल स्त्री की चीख पर कोई कान नहीं दे रहा है। भटकते लोगों की बड़बड़ाहट का कोई अर्थ नहीं है। संततियां पालकों से अधिक ऐप में व्यस्त हैं। भिखारियों के झुंड ने पहचान लिए जाने के डर से चौराहा बदल दिया है। दिहाड़ी मजदूरों की संख्या हर तरफ बढ़ रही है। हर नया महीना किसी नई जगह में नए अवसर खोजना है।
रिहैबिलिटेशन सेंटर की संख्या बजट में फिर बढ़ी है। नई आयुध योजनाएं बनाई जा रही हैं। पेंशन बढ़ाई गई, साथ ही टैक्स भी बढ़ा दिए गए। एक बार बढ़ाई गई कीमतें कभी नीचे नहीं आई हैं। बढ़ते मॉल्स के साथ धड़ियां खोमचे भी खूब बढ़ रहे हैं। जीएसटी को स्वीकारने के असमंजस में बढ़ता मनोरंजन टैक्स सहर्ष स्वीकार है। मंदिर मस्जिद की चर्चाओं पर रुचि कायम है, लेकिन स्वास्थ्य सुरक्षा व शिक्षा सुविधाएं घिसे हुए विषय हैं। बलात्कारी व पीड़िता के मध्य उम्र कोई मायने नहीं रखती। प्रेम व मित्रता अब घटित न होकर चयनित व आयोजित है। जहां सख्त दावे तो बहुत है, लेकिन कड़ी सा निबाह कम। सड़क पर बिखरे रंगीन महंगे पैम्पलेट्स के नीचे पेड़ की जीवित हरी पत्तियां फड़फड़ा रही हैं। अपनी जमा कुंठाओं गुस्से को कागज पर उतार कर जब अपने काम पर लौटती हूँ तो खबर सुनती हूँ कि कुछ नृशंस हत्याएं व एक आत्महत्या और हुई है। सार्वजनिक चर्चाओं में अब उनका संपन्न विपन्न व संघर्षरत होना ही मुख्य है। हत्यारे सदैव की तरह संदेहास्पद हैं। मैं तत्क्षण अपने कुनबे के परिचितों को गिनती हूँ, फिर लंबी सांस से बाहर देखती हूँ तो पृथ्वी की पीठ दिखाई पड़ती है। आकाश की गर्जना बंद है, हवा सकरना भूल गई है, पानी का स्वाद तालू पहले ही भूल चुकी है। खुरदुरी जमीन पर भी कदम डोलते हैं। मुझे बार बार समझाया जाता रहा है कि सिर्फ व सिर्फ अपने बारे में सोचकर मैं भले ही इस तरह की हत्याओं से न बच सकूं, लेकिन आत्महत्या से बारहा बच सकती हूँ। मैं चीख कर कहती हूँ, आत्महत्या हो या हत्या, दोनों ही सिर्फ व सिर्फ अपने बारे में ही सोचकर की जाती है। कुछ सवाल यहाँ पर आ रहे हैं, अगर मैं इन सवालों को देख पा रही हूँ। कंचनजंगा हिंदी ई जर्नल। नीलेश रघुवंशी ने हिंदी कविता पृष्ठभूमि पर हालिया एक बहस छेड़ी है। स्त्री कविता पुरुष कविता जैसी संकल्पना को मैंने कहा कि मैं पहले ही नीलेश जी के इस विचार से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, और खुद अपने वक्तव्य में, जिस वक्तव्य में नीलेश जी ने कहा था, खुद ही वो अंत तक आते आते उस वक्तव्य को उन्होंने अपने उस कथन को अपने वक्तव्य से ही, जो उसमें जो बातें आई थी, उस बातों से उनका वो वक्तव्य खारिज हो गया था। इसलिए मैं इस बात से सहमत तो नहीं हूं, और विस्तृत बात करने का ये प्लेटफॉर्म नहीं है। मुक्तिपथ का ये प्रश्न है कि स्त्री कविता के मुख्य संघर्ष क्या है? क्या वह हमारा समय से संतुष्ट है? संघर्ष से मुझे जो समझ में आता है वो कोई मुख्य संघर्ष जैसी कोई एक बात नहीं है। मैंने अभी आपको यहाँ पर जितने ही लोगों के नाम गिनाए, उन सबके संघर्ष थोड़ा थोड़ा आपको अलग मिलेंगे। कोई परिवार के भीतर संघर्ष कर रही है, कोई प्रेम के भीतर संघर्ष कर रही है स्त्री है, कोई प्रकृति को लेकर संघर्ष कर रही है, कोई अपने पूरे समाज को लेकर के संघर्ष कर रही है। तो कोई एक ऐसा संघर्ष नहीं है जिसमें हम स्त्री कविता को सीमित कर सकते हैं। लेकिन हाँ, पितृसत्ता उसके संघर्ष के दायरे में है। वो लगातार पितृसत्ता के जितने भी रूप हो सकते हैं, शोषण के उसके जितने भी तरीके हो सकते हैं, वो उस पर बात कर रही है, उस पर संघर्ष कर रही है, उस पर लिख रही है, और मुखरता से लिख रही है। मुझे कितना टाइम हो गया? क्या मैं अपनी कविताएं अब पढ़ सकती हूँ? इतना समय है मेरे पास? क्योंकि मुझे जो बात रखनी थी अपनी टूटी फूटी समझ के अनुसार, मैंने उस पर रख दिया। स्त्री भाषा पर बोलिए। स्त्री भाषा एक इतना बड़ा विषय है कि उस पर अलग से बात हो सकती है, और बहुत लोगों ने उस पर लिखा है, इसलिए यहाँ बोलने के लिए उतना स्पेस नहीं है मुझे लगता है। लेकिन हाँ, स्त्री ने अपनी नई भाषा की तलाश जरूर की है। वह वही भाषा नहीं है जो भाषा आप पुरुष कविता में या मुख्य धारा की कविता में आप देखती आई हैं, चाहे उसके मिथक हो, चाहे उसके मुहावरे हो, चाहे उसके प्रतीक हो,
चाहे उसके उपमान हो, चाहे उसके कहन की अपने तरीके हों, वो उस हर तरीके में एक उसमें नवता है। तो स्त्री भाषा ने अपनी अब खोज कर ली है। अब भाषा को लेकर स्त्री कविता पर कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता, और लगाया जा सकता है तो उसे सिद्ध तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। मेरी ये समझ है। और आप जब विस्तृत रूप से स्त्री कविता को पढ़ेंगे या पढ़ेंगी अपने ग्रहों से रहित होकर के, तो आपको अपने ही सारे सवालों के जवाब वहां स्वयं ही मिल जाएंगे। जी शुक्रिया। मैं अपनी कुछ कविताएं पढ़ देती हूँ। हालांकि मैं बहुत सारे लोगों के संग्रह लेके बैठी हूँ। मुझे लगता है कि अपनी कविताएं पढ़ने से ज्यादा मुझे जरूरी लगता है कि ये कविताएं पढ़ी जानी चाहिए, क्योंकि मैं अपनी कविताएं पढ़ने का तो अवसर कभी ना कभी मिल जाता है। या मैं पता नहीं यहाँ इस बात को कहना कितना सही है कितना नहीं, खैर छोड़ देते हैं। मैं अपनी कुछ कविताएं पढ़ती हूँ। छोटी छोटी कविताएं पढ़ूंगी, क्योंकि मतलब छोटी तो नहीं है, अपेक्षाकृत मेरे पास बड़ी कविताएं हैं, लेकिन जो ज्यादा बड़ी हैं, जो कविताएं अभी पोस्टर के रूप में मुक्ति पथ से साझा की गई हैं, उन कविताओं को मैं यहाँ नहीं पढ़ रही हूँ। हालांकि कुछ साथियों ने कहा था उसमें से कुछ कविताएं पढ़ने के लिए। कविता का शीर्षक है वे गरीब चंद की बेटियां हैं। उनकी भी देह कच्चे घड़े सी होती है, पर वे जानती हैं अपनी जिंदगी के विषम मौसम। इसलिए जब रात सब सो जाते हैं, वे पकाती हैं अपनी मिट्टी। वे बरसात आने से पहले अपना ईंधन जमा करती हैं। वे खेत जाने से पहले आंखों में महीन काजल भरती हैं। झव्ये में हंसिया रखते रखते मुंह में दबा लेती हैं एक बीरा पान। उनके हंसी में जितनी खनक होती है, उनके प्रेम में उतनी ही वफा। वे तरल चेहरे वाली लड़कियां लहरों पर पांव धर चल रही हैं। वे बरगद की उम्र और जंगल का हरापन लेकर मिट्टी के कटाव को जकड़े रखती हैं। वे पेड़ों से मिलाती हैं नदियों की जड़ें। वे सिरसती हैं भाप को, वे सिरसती हैं बादल को, वे सिरसती हैं पानी को, वे सिरसती हैं आग, मिट्टी और ताप को। वे मतवाली हवा की सहेलियां हैं, वे गरीब चंद की बेटियां हैं। उनके टोके में है पुरखों की सिखावन, उनके पास ही इस युद्ध की कला है। मैं फिर से उन्हीं का मुंह निहार रही हूँ। मैं फिर से उन्हीं का मुंह निहार रही हूँ। दूसरी कविता है, हाल फिलहाल की कविता है, सुनो। सुनो, एक दिन बंद कमरे से निकलकर हम दोनों पहाड़ों की ओर चलेंगे। सुनो, एक दिन बंद कमरे से निकलकर हम दोनों पहाड़ों की ओर चलेंगे, या तो नदियों की ओर। नदी के किनारे जहां सरपतों के सफेद फूल खिले हैं, या पहाड़ पर जहां सफेद बर्फ उज्जवल हंसी सी जमी है, दरारों में और शिखरों पर। काढ़ेंगे एक दूसरे की पीठ पर रात का गाढ़ा फूल। इस बार मैं नहीं, तुम मेरे बाजुओं पर रखना अपना सर। इस बार मैं नहीं, तुम मेरे बाजुओं पर रखना अपना सर। मैं तुम्हें दूंगी उत्तेजित करने वाला एक चुंबन। धीरे धीरे पहाड़ की बर्फ पिघलाकर जब लौट रहे होंगे हम, तब रेगिस्तानों तक पहुंच चुका होगा पानी। सुनो, इस बार की अमावस्या में हम एक दूसरे की आंखों में देर तक देखेंगे, और इस कमरे से निकलकर खेतों की ओर चलेंगे। हमें कोई नहीं देखेगा, अंधेरी रात में हाथ पकड़कर दूर तक चलते हुए। मैं धान के फूलों के बीच तुम्हें चूमूंगी। झिरझिर बरसते पानी के साथ फैल जाएगा हमारा तत्व खेतों में। मुझे मेरे भीतर एक आदिम स्त्री की गंध आती है, और मैं तुम्हें एक आदिम पुरुष की तरह पाना चाहती हूँ। फिर अगली की अगली बार हम पठारों की तरफ चलेंगे। छोटी छोटी गठिली वनस्पतियों के बीच
बीच गाएंगे कोई पुराना गीत जिसे मेरी और तुम्हारी दादी गाती थी। खोजेंगे नष्ट होते बीजों को चींटों के बिलों में। मैं भी गोड़ना चाहती हूँ वहां की सख्त मिट्टी। मैं भी गोड़ना चाहती हूँ वहां की सख्त मिट्टी। मैं भी लगाना चाहती हूँ पठारी धरती पर एक पेड़। सुनो, तुम इस बार लौटो तो हम अपने प्रेम के तरीके बदल देंगे। सुनो, तुम इस बार लौटो तो हम अपने प्रेम के तरीके बदल देंगे। अ, एक दो कविताएं और हैं जो इधर की कविताएं हैं, मैं उन्हें पढ़ना चाहूंगी। एक छोटी सी कविता है, शीर्षक नहीं है उसका। मैं बालों में फूल खोस धरती की बहन बनी फिरती हूँ। मैं बालों में फूल खोस धरती की बहन बनी फिरती हूँ। मैंने एक गेंद अपने छोटे भाई आसमान की तरफ उछाल दिया है। हम तीनों की माँ नदी है, हमारे बाप का पता नहीं। हम तीनों की माँ नदी है, हमारे बाप का पता नहीं। मेरा पड़ोसी ग्रह बदल गया है, कोई और आया है किराएदार बनकर। अब से मेरी सारी डाक उसी के पते पर आएगी। मैंने स्वर्ग से बुला लिया है अप्सराओं को, वे इंद्र से छुटकारा पा खुश हैं। मैंने स्वर्ग से बुला लिया है अप्सराओं को, वे इंद्र से छुटकारा पा खुश हैं। आज रात हम सब सखियां साथ सोएंगी। आज रात हम सब सखियां साथ सोएंगी। विष्णु की मोहिनी चाहे तो अपनी मदिरा लेकर इधर रुक सकती है। विष्णु की मोहिनी चाहे तो अपनी मदिरा लेकर इधर रुक सकती है। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं लग रहा है कि मेरी आवाज लोगों तक जा रही है कि नहीं। ठीक है। एक कविता है, हाल फिलहाल की ही है। इसका शीर्षक मैंने दिया है जलदस्यु। एक दूसरे के साथ तैराकी के लिए हम उतर गए थे खारे से खारे जल में। एक दूसरे के साथ तैराकी के लिए हम उतर गए थे खारे से खारे जल में। हमें जल का अवगाहन प्रिय था जलदस्यु। हमने डुबो दी अपनी अपनी नौकाएं, फेंक दिए चप्पू अपने। हमने एक दूसरे की पीठ पर तैराकी सीखी। जल बिंदु, श्वेत बिंदु और देह का वह अमर कण, हमने सभी को प्रणम्य मानकर एक दूसरे को अधिक कामुक किया। वे सभी बूंदे और तुम्हारा प्रेम जलदस्यु। वे सभी बूंदे और तुम्हारा प्रेम जलदस्यु मेरे ललाट पर चमक रहा है। जल सी शीतल किरण फूट रही है मेरे आंखों से, और तृप्ति से प्रफुल्लित मेरी देह देखो। एक दूसरे का जल चुराते और चखते हुए हमने जल के बीज बोए। अब उस जल के अखवे उगे हैं, देखो तो कैसे कैसे तरंगित हो रहे हैं। एक दूसरे का जल चुराते और चखते हुए हमने जल के बीज बोए। अब उस जल के अखवे उगे हैं, देखो तो कैसे कैसे तरंगित हो रहे हैं। जल की सम्मिलित धारा में ना अहम था ना इदम, फिर भी था जल का अलग अलग स्वाद। दूर तक के इस ताल तरंग में हमारा ही तो जल है जलदस्यु। वही एक जल, एक ही आग थी जो हमें ले आई थी जल तक। एक ही मिट्टी जो मेड़ों को तोड़ मिल रही है जल में। हे जलदस्यु, इस जल की कीमत हम अदा करेंगे। हे जलदस्यु, इस जल की कीमत हम अदा करेंगे। अगली कुछ कविताएं मैं अपने तथाकथित संग्रह से पढ़ देती हूँ, जो कि अभी आया नहीं है। मुझे 1 घंटा हो गया लगभग। मुझे लगता है कि मैं इस आखिरी कविता को पढ़ करके अपनी बात समाप्त करूंगी। मैं कमेंट देख लेती हूँ। कविता का शीर्षक है जहरबाद। वे एक जून भूखी रह लेती, बीजों को हाथ न लगाती थीं। झरबेर, मकोय और भटकैया तक को भविष्य के लिए संचित रखा उन्होंने। उनके बच्चे भी
इस बात के अभ्यासी थे। फिर भी उनकी आंखों में तिरती रहती निश्चल सांवली हंसी। अब किस देश से आती हैं ये हवाएं, सूख गई बीजों के भीतर की नदी। उनके पसीने से भरी नहीं दरारें खेतों की। कोने में पड़ा पड़ा उनका हल खोता गया अपनी चमक। घुनी हुई हरस पिछले ही साल लगा दी गई चूल्हे में। इस तरह अंतिम बार उन्होंने अन्न और आग को मिलाकर अपना भोजन पकाया। इस तरह अंतिम बार उन्होंने अन्न और आग को मिलाकर अपना भोजन पकाया। अंतिम बार उनके चूल्हे से उठा धुआं हमेशा के लिए जम गया उनकी आंखों में और डूब गई आंखों की रोशनी। उनकी आंखों में किरचों की तरह गढ़ती है आसमान की सफेदी। अब उन्हें कचोटता है कोई मूर्त दुख, जो उनके हाथ के घट्टों की तरह ही उग आया है उनकी जीभ पर, और वे अपने ही नमक और रक्त में वे अपने ही रक्त और नमक में अंतर करना भूल गई हैं। खो गए उनके जुआठा के दोनों सैल, या ले गया कबाड़ी वाला भंगार भाव बच्चों को थोड़ी सी सोन पापड़ी दे, या किसी ने गाड़ दिया उनकी ही पीठ में छुरे की तरह। उनके खून में जो बह रहा था वह लोहा नहीं, उसकी कमी का सबूत है, जहर है मोर्चे का। जहां वे तोपती थी खून सने बलगम अपने, वहीं खेतों में दफन है उनका शव भी। उनके बैलों को लकवा नहीं था, बस नहीं रहा नाधने वाला गुसैया उनका। वे भूलते गए खेतों में चलने की कला, दायां और बायां अपना। कसाई को देख बैलों ने खन डाला खलिहान पूरा। उनके खुरों को गोबर और आंसू से मिटाती हैं औरतें। छातियों में उतरा नहीं दूध तो वे पागल हो गईं। के करते बच्चे छातियां नीचते सो गए लंबी नींद। वे भूख को पल्लू से बांधे नींद आंखों में छुपाए हुए डोलती हैं परछाइयों की तरह। वे भागी जा रही हैं अपना लुगा समेटे, धरती के साथ ही वे भी दफन होना चाहती हैं। अपने ही भाग्य से बचे बच्चे हत्यारों की कैद में सुबकते हैं। कई दिनों से कलेवा नहीं खाए हैं वे। अब उमकता ही नहीं उनकी आंखों में कोई सपना। उनकी जंग खाई आंखें उन्होंने इस मिट्टी से जहरबाद बनते देखा है। उन्होंने इस मिट्टी से जहरबाद बनते देखा है। कविता का चयन करना काफ़ी मुक्तिपथ से ये मैसेज है कि मैं अपनी कविताएं अभी 15 मिनट पढ़ सकती हूँ। बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि कुछ कविताएं हमें ऐसे ही पढ़ देनी चाहिए। हमें कौन सी पढ़नी चाहिए कौन सी नहीं, इसके बहुत चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए। एक कविता है, ये मेरी पहली दूसरी कविता है, अधूरा पुल। मैं इसे पढ़ रही हूँ। जब दोपहरिया कुहार के आवे सी तपने लगती है, धूल आग की तरह गर्म। जब कुत्ते मिट्टी को गहरे खोद गर्मी से बचने की कोशिश करते हैं और गौरैया नल के मुंह से लटक कर हाँफती है पानी के लिए, तब कुछ तांबई रंग की औरतें खेत काट रही होती हैं। कुछ इंसान नुमा लोग ईंट के भट्ठे पर पक रहे होते हैं। ईंटों से भी गहरा है उनके देह का रंग, कुछ झावे जैसा। जब कुछ लोग दोपहरिया के डर से दरवाजा बंद अंधेरा कर लेते हैं घरों में, तब कुछ बच्चे भीट की तरफ लेकर चले जाते हैं अपनी बकरियां। बकरियां चरती रहती हैं, बच्चे पर चीलर खेलते हैं। एक दिन ईंट के भट्ठे से भागता है एक आदमी, बच्चों की गोल में शामिल हो जाता है। खेत काटती औरत छहाने आती है, वह भी बच्चों में शामिल हो जाती है। औरत आदमी मिलकर बच्चों को सुनाते हैं लकड़ सुंघवा के किस्से। लकड़ सुंघवा पीठ पर बोरा लादे आता है, बोरे में छुपाए रखता है तरह तरह की लकड़ियां। लकड़ियां सुंघा वश में कर लेता है बच्चों को। बच्चे जब तक होश में आते हैं डाल दिए गए होते हैं किसी बन रहे पुल की नींव में, सभ्यताओं को जोड़ने के लिए। इसलिए तो कहते हैं कि पुल जीवधारी होते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि पुल जीवधारी होते हैं। पुल के पांव नहीं होते, वे टंगे रहते हैं बच्चों की पीठ पर। पुल चढ़कर आता है आतताई, पुल से कवि कलाकार संगीतकार आते हैं।
बारातें गुजरती हैं, अर्थियां आती हैं, पुल से पार हो जाती हैं कई कई पीढ़ियां। बच्चे पुल को पार करते बड़े होते हैं, खोजते रहते बच्चे पुल को पार करते बड़े होते हैं, खोजते रहते हैं जीवधारी पुल का तिलिस्म। पुल अधूरा ही अटका रहता है उनकी स्मृति में। अगली कविताएं बड़ी हैं इसलिए मैं पढ़ने से डरती हूँ, लेकिन मैं पढ़ रही हूँ। कविता का शीर्षक है आसान है मनोरोगी कहना। रात सपने के काला जार है, परजीवियों की तरह खा रहे हैं, माथे में खोद रहे हैं गहरा कुआं, मारकर रटाए गए पाठ की तरह मन वितृष्णा से भर देते हैं। उनकी शिराएं भले उलझी हों, उनकी आदिम जड़ें उस पेड़ में हैं जिसने दूसरे पेड़ों को कमतर बनाया। पूछ रही हूं तुमसे और सबसे, आखिर क्या मतलब है पश्चिम दिशा में उगे सांप का, जो फन फैलाए हर वक्त डसने को लपलपाता है अपनी जीभ। सपने जो गांव की पगडंडी धर आते थे, शहर की अनिद्रा में दोहराते हैं खुद को। इससे मेरी नहीं, उनकी जीवटता पता चलती है। फलवती नहीं हुई मान्यताएं, 7 ब्राह्मण 7 फकीर को जिमाना, उस गुसाई की सेवा जो रात की पीठ पर चाकुओं से स्वास्तिक बनाता था, अंधेरे में डूबी बेदियों पर देर तक अभुआना, पत्तों को कांटे से बीत कर सिवान के कुएं में फेंक आना। औरत की देह पर सवार देवता कहते हैं तो उनकी सवारी है, तेरे मुड़ते ही लौट आए थे वे। एक आदम काय सींग वाला, आधा जानवर आधा मानुस, जाड़े की धुंध भरी रातों में दौड़ाता है, मेरे पैरों में बड़े बड़े पत्थर बांध देता है कोई। पैरों को घसीटते घुस गई हूं अड़ूस और ढाक के जंगलों में। वह जंगल अब जंगल नहीं, एक सूनी सड़क है जिसके दोनों ओर हड्डियों का ढेर लगा है। तराजुओं पर धरे हैं बड़े बड़े बटखरे। मैंने चिल्लाकर कहना चाहा, फिर से लौट आए हैं डायनासोर। मेरे जबड़े को जकड़ लिए हैं उनके हाथ, उनकी बदबू घोटने लगी गला मेरा, सांसें उफनने लगी मेरी आंखों में। मैं साए साए करती सड़क पर भागने लगी। रात सोने से पहले धुल लेती हूँ पाँव, फिर भी दिन चक्र की तरह घूम जाता है। रात सोने से पहले धुल लेती हूँ पाँव, फिर भी दिन चक्र की तरह घूम जाता है। आज फिर दूर वाले फूफा जी आए हुए हैं, चमकीली पन्नियों से झांकती हैं टाफियां। बच्चे टाफियों पर आंखें गड़ाए घोट रहे हैं मुंह में तैर आई इच्छाएं। बच्चे टाफियों को तारे या फिर जादू की पुड़िया समझते हैं। आंगन में खड़ी तारों को निहारती हूँ मैं, बेस्वाद टाफियां घुलती जाती हैं मुंह में। भुनभुनाती हूँ, उनकी पुड़िया का जादू उनकी इच्छाओं का विस्फोपड़ा है। उनकी पुड़िया का जादू उनकी इच्छाओं का विस्फोपड़ा है। उनकी शुभेच्छा एक सातिर अभिनय। पांव छूती बहनों के पीठ पर ताउम्र धरा रह गया है उनका हाथ। वह डॉक्टर नुमा व्यक्ति फिर आया हुआ है जो मेरे गांव की सभी औरतों का इलाज करता है। पूछता है पेशाब में जलन तो नहीं होती, एक प्रश्न उन सभी की तरफ उछाल कर जाड़े की रात में भी ग्लूकोज चढ़ाता है और रात भर उन औरतों का हाथ रखे रहता है अपने शिश्न पर। फिर सपने में आते हैं मुंहनोचवे, वे स्कूल जाती लड़कियों को अपनी बसों में लादते हैं। चारपाई के पाए से बंधी हुई हूं मैं, छटपटाहट में खुल जाती है नींद। मेरा चिपचिपाया हुआ बिस्तर, घिन आती है मुझे। रात गिड़गिड़ाती हूँ देवताओं से, तुम्हारे सपने गड़ते हैं मेरी पीठ में, कोई और सपना मत दो मेरी नींद में। उस रात पता नहीं कब कैसे कहाँ निर्वस्त्र ही चली गई हूँ। सरचलाइटों से चुधियाई मेरी आंखें, टेबल पर पड़ी मेरी देह पर वे धारदार हथियारों से वार करते हैं। मुझे सबसे गहरी खाई में फेंक देते हैं वे। मेरी सांस फूल रही है, मेरी सांसों की डोर पकड़े चल रही हैं लाल चींटियां चालते हुए मेरे फेफड़े। डर से रेंगती है मेरी आवाज। मैं अपने कपड़े खोजती हूँ, करवट बदलने से बदलता नहीं दृश्य। मद में झूमते और खूंखार हुए लौटे हैं वे। करवट बदलने से बदलता नहीं दृश्य, मद में झूमते और खूंखार वे लौटे हैं वे। बगल में सोई माँ पूछ रही है, फिर कोई सपना देखा तुमने? मैं कहती, नहीं अम्मा, तुम सो जाओ। मैं सोच रही हूँ कितना आसान है कहना,
कि यह मनोरोगी है। कविता का मौका और है तो इस कविता में और पढ़ देती हूँ, फिर वही लंबी चक्कर। एक कविता है, उसने जब कविता लिखना सीखा। वह ऐसा समय था जब औरतों और नदियों को एक साथ नंगा किया गया और दर्जी ने अपनी नाकामयाबी मान दाह कर लिया। वह ऐसा समय था जब औरतों और नदियों को एक साथ नंगा कर किया गया और दर्जी ने अपनी नाकामयाबी मान आत्मदाह कर लिया। प्रधानमंत्री योजनाओं के तहत खराब अनाज को भेजा जा रहा था सोमालिया, जो अफ्रीका में नहीं भारत में बसता था। कविताएं कर रही थी कोरस और कवि ने उससे अपना पल्ला झाड़ लिया था। चेहरे भरे हुए थे उत्तेजना से, भीड़ में घेर कर मारने की नई कला विकसित की गई थी। मौत से पहले तैयार कर ली जाती थी ताबूतें और मुर्दों की आंखें बंद कर दी जाती थी। जाड़े की रात में आसमान से टूटकर पिघल रही थी तारिकाएं और रेगिस्तान में बंजारों के बच्चे सांझ होते ही पानी पानी भात भात कह बिलखते थे। बादल लदे थे बौना करार दिए गए ग्रहों के संताप से, पानियों के बदले खेतों में झरता था गाढ़ा संताप उनका। पल्लेदारों की पीठ असमय झुक गई थी, पल्लेदारों की पीठ, जबकि उनकी औरतें राशन की दुकानों से लौट रही थी खाली झोला लटकाए। दो अठन्नियों के लिए सिसक रहे थे नींद में मार खाए जिद्दी बच्चे। कुछ औरतों को सजा धजा कर रखा गया था रंगीन जारों में, कुछ अपने अपने मोर्चे पर अभी तक डटी थीं, जीवित थीं, मार दी गई थी। वह ऐसा समय था कि हवाओं से तेज चलती अफवाहें बारूदों से अधिक विस्फोटक थीं। आदमी शाम को लौटते थे जेब में अफवाहें ठोसकर। वह अपना रसद उठाए लौट गई पेड़ों की तरफ कि फलों की मिठास से भरेगी अपना घर, शीतल हवाओं से शांत करेगी अपना दुचित्तापन, कोमल बिंबों से घोंसले की तरह सुंदर महीन एकांत बुनेगी। वह ऐसा समय था कि कवि से भी अधिक निराशा से भरे हुए थे पेड़, कि वह ऐसा समय था कवि से भी अधिक निराशा से भरे हुए थे पेड़, भीतर ही भीतर सुलग कर खोखले हो गए थे। फिर भी अभी बसेर लेती थी उन पे एक चिड़िया, फिर भी अभी बसेर लेती थी उन पर एक चिड़िया। एक अंतिम कविता मैं पढ़ रही हूँ। ये भी थोड़ी नई कविता है, हो सकता है कुछ अभी इसमें कमियां भी रही गई हैं। इस कविता का शीर्षक है वन्या। मेरे देह की तरलता और लौकिक कामनाएं दिशा दिखा रही थीं। मेरे देह की तरलता और लौकिक कामनाएं दिशा दिखा रही थीं। कामनाओं की जड़ें कोसों तक फैली थी जंगल में। अपनी गहन सुगंध से माया रस्ते जिद कर रही थी भीतर उतरने को। संभोग की उद्दाम कामना के बाद भी मेरी आंखों में रुपहली लज्जा थी और देह किसी अंतर प्रवाही विद्युत के समान झंकृत हो रही थी। जंगल की हजार अतृप्त कहानियां धड़क रही थीं अकेले इस हृदय में। जंगल की बेतरतीब जड़ों के बीच हमने अपना आसन जमाया। अवनत हो खड़ी हो गई थी मुद्राएं। सृष्टि देखने के उल्लास में खिल गए आकाश के रोम छिद्र, भरभरा के निकल रहे थे तारागण। देह की घुमावदार नदी बह रही थी। चाँद से रहाने का तकिया बनने उतर आया था जंगल की जड़ों में। नदी और चाँद की आभा में डूब गई थी प्रत्यंचा से तनी मेरी देह। जंगली फूलों के बीच नदी और चाँद की आभा में डूब गई थी प्रत्यंचा से तनी देह। जंगली फूलों के बीच खिल उठी मेरी जंगली देह भी। उस सांझ मैंने जड़ों में छुपा पाया बसंत। उस सांझ मैंने जड़ों में छुपा पाया बसंत। बसंत बीतता नहीं, जाकर छुप जाता है जड़ों में, जिसे खोजती है एक औरत की जंगली देह, जंगली औरत की देह। उस सांझ जंगल से एक एक निकल कर
उस सात जंगल से एक-एक कर निकल आई थी सभी ऋतुएँ और समा गई थी मेरे देह में। वह एक आकाशोन्मुखी साँस थी, न देह पर पर्दा था, न साँस पर। आकाश को सीधे भेद रही थी मेरी 2 आँखें। जंगल का कोलाहल मेरी सुरलहरियों पर संगीत सा बज रहा था। संभोग की चमक से पराजित एक बिच्छू अपना डंक उठाए गुजर गया था मेरी नाभि प्रदेश से। आंखों में उजास लिए जंगल में उतर रही थी रात। शीतल करने मेरी देह जंगल में उतर आई आकाश गंगाएं, फिर दुग्ध मेखलाएं। मेरी तन्मयता ने तोड़ दिए थे करार के सारे नियम। मेरी तन्मयता ने तोड़ दिए थे करार के सारे नियम। बस देह थी, जंगल था, सांस थी। मुझे लगता है कि इतनी कविताएं बहुत हैं और इससे ज़्यादा कविताएं नहीं पढ़ना चाहिए और समय भी काफ़ी हो गया है। तो एक बार फिर से मैं आप सभी साथियों का धन्यवाद करती हूँ। मुक्तिपथ का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच पर आने का मौका दिया, जहाँ मैंने अपनी टूटी-फूटी समझ को रखा और अपनी कविताएँ भी आपको सुनाई। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका। पुनः आभार, धन्यवाद।